गुड मॉर्निंग, वेलकम टू गुप्ता कॉमर्स क्लासेस। वन डे वन चैप्टर स्कीम के छठे दिन, सिक्स्थ डेज बिजनेस स्टडी का छठा दिन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम शुरुआत कर रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वित्तीय प्रबंध। जैसा कि साथियों आप लोग जानते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वित्तीय प्रबंध दो शब्दों से मिलकर बना, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, वित्त और प्रबंध। व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंस? वित्त किसे कहते हैं? मनी, मुद्रा, पैसा, धन। धन को वित्त कहते हैं। और मैनेजमेंट, प्रबंध करना, टू मैनेज। इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल मैनेजमेंट? पहला प्रश्न बनता है, लिख लीजिए, वित्तीय प्रबंध किसे कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल मैनेजमेंट? एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स। इसके उद्देश्य बताइए। वित्तीय प्रबंध किसे कहते हैं, इसके उद्देश्य बताओ। व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल मैनेजमेंट? एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स। वित्तीय प्रबंध किसे कहते हैं, इसके उद्देश्य बताइए। लिखिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज ए ब्रांच ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। वित्तीय प्रबंध व्यावसायिक प्रबंध की वह शाखा है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज ए ब्रांच ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट in which वित्तीय प्रबंध व्यावसायिक प्रबंध की वह शाखा है जिसमें व्यवसाय में आवश्यक पूंजी का अनुमान लगाया जाता है। इन विच वी फोरकास्ट द कैपिटल इन द बिजनेस, we forecast the capital required in the business, जिसमें व्यवसाय में पूंजी का अनुमान लगाया जाता है। एंड फाइंड द सोर्सेज ऑफ कलेक्टिंग कैपिटल, पूंजी एकत्रित करने के साधनों का पता लगाया जाता है। And maximum utilization of financial resources, वित्तीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग कैसे होगा, इट मीन्स अर्थात the arrangement of money in the business according to their requirement। किसी भी व्यवसाय में the arrangement of money in the business according to their requirement, किसी भी व्यवसाय में आवश्यकता अनुसार धन की व्यवस्था करना। the arrangement of money in the business according to their requirement is called फाइनेंशियल मैनेजमेंट। किसी भी व्यवसाय में आवश्यकता अनुसार धन की व्यवस्था करना क्या कहलाता है? वित्तीय प्रबंध कहलाता है। ठीक है। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अच्छा, आप तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट लिख दो ना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। वित्तीय प्रबंध के उद्देश्य, ऑब्जेक्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। वित्तीय प्रबंध के उद्देश्य, ऑब्जेक्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट।
Point number first. Arrangement of adequate finance at minimum cost. न्यूनतम लागत पर पर्याप्त वित्त की व्यवस्था करना. अरेंजमेंट ऑफ एडुकेट ADEQUATE एडुकेट फाइनेंस एट मिनिमम कॉस्ट. न्यूनतम लागत पर पर्याप्त वित्त की प्राप्ति करना, पर्याप्त वित्त की व्यवस्था करना. इसमें एरो लगा के लिखिए, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज, वित्तीय प्रबंध का मुख्य उद्देश्य टू अरेंज द फाइनेंस एट मिनिमम कॉस्ट, न्यूनतम लागत पर वित्त की व्यवस्था करना होता है. टू अरेंज द फाइनेंस एट मिनिमम कॉस्ट, न्यूनतम लागत पर, कम से कम लागत पर वित्त की व्यवस्था करना होता है. सेकेंड पॉइंट, अर्निंग मैक्सिमम प्रॉफिट, अधिकतम लाभ कमाना, अधिकतम लाभ प्राप्त करना. अर्निंग मैक्सिमम प्रॉफिट, अधिकतम लाभ कमाना. Profit is the sign of financial position of the institution. लाभ किसी भी संस्था की आर्थिक स्थिति का परिचायक होता है. Profit is a sign of financial position of any institution. लाभ किसी भी संस्था की आर्थिक स्थिति का परिचायक होता है. द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वित्तीय प्रबंध का मुख्य उद्देश्य मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, लाभ को अधिकतम करना होता है. मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, लाभ को अधिकतम करना होता है. अगला पॉइंट, मैक्सिमम रेट ऑफ रिटर्न, अधिकतम प्रत्याय दर, अधिकतम प्रत्याय मैक्सिमम प्रत्याय दर, मैक्सिमम रेट ऑफ रिटर्न, मैक्सिमम रेट ऑफ रिटर्न. द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वित्तीय प्रबंध का मुख्य उद्देश्य The main object of financial management is to provide maximum rate of return to the investors. विनियोगकर्ताओं को अधिकतम लाभ प्रदान करना होता है. To provide maximum return to the investors, विनियोगकर्ताओं को अधिकतम लाभ प्रदान करना होता है. अगला है कोष की सुरक्षा, सेफ्टी ऑफ फंड. द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वित्तीय प्रबंध का मुख्य उद्देश्य टू प्रोवाइड सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टर्स फंड, वित्तीय प्रबंध का मुख्य उद्देश्य विनियोगकर्ताओं द्वारा विनियोजित कोष की सुरक्षा प्रदान करना है.
मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, कोष का अधिकतम उपयोग, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, कोष का अधिकतम उपयोग। अगला पॉइंट, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वित्तीय प्रबंध का मुख्य उद्देश्य टू मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, अवेलेबल फंड्स, उपलब्ध कोषों का अधिकतम उपयोग करना है, फॉर विच, जिससे कि मैनेजमेंट कैन अर्न मोर प्रॉफिट, जिससे कि प्रबंधक अधिक लाभ कमा सके। अगला पॉइंट, इंक्रीज इन नेट एसेट्स, इंक्रीज इन नेट एसेट्स, शुद्ध संपत्तियों में वृद्धि करना, इंक्रीज इन नेट एसेट्स। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वित्तीय प्रबंध का मुख्य उद्देश्य इंक्रीज इन द नेट एसेट्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन, संस्था की शुद्ध संपत्तियों में वृद्धि करना होता है। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वित्तीय प्रबंध का मुख्य उद्देश्य संस्था की शुद्ध संपत्तियों में वृद्धि करना होता है, इंक्रीज इन द नेट एसेट्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन। अगला पॉइंट है इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, वही हो गया मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, एक ही चीज़ है। हो कोषों का प्रभावपूर्ण उपयोग या कोषों का अधिकतम उपयोग, ये लिखवा चुका हूँ मैं, ठीक है। तो ये होगा इसके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वित्तीय प्रबंध के उद्देश्य, ठीक है। अब आता है, लिखिए व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल प्लानिंग, वित्तीय नियोजन किसे कहते हैं, इसके उद्देश्य बताओ। उद्देश्य और महत्व एक ही होता हूँ, ऑब्जेक्ट और इम्पोर्टेंस एक ही होता है। व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल प्लानिंग, वित्तीय नियोजन किसे कहते हैं, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स, इसके उद्देश्य बताइए। वित्तीय नियोजन के उद्देश्य, वित्तीय नियोजन किसे कहते हैं, इसको उद्देश्य बताओ। व्हाट इन बाय फाइनेंशियल प्लानिंग, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स। लिखो, फाइनेंशियल प्लानिंग इज ए प्रोसेस, वित्तीय नियोजन एक प्रक्रिया है, इन विच, फाइनेंशियल प्लानिंग इज ए प्रोसेस, वित्तीय नियोजन एक प्रक्रिया है जिनमें फाइनेंशियल प्लानिंग इज ए प्रोसेस इन विच वी एस्टिमेट द लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंस, जिसमें अल्पकाल एवं दीर्घकाल वित्तीय आवश्यकताओं का पता लगाया जाता है। इन विच वी एस्टिमेट द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंस, इन विच वी एस्टिमेट the requirement of long term and short term finance, to find the sources of finance, वित्तीय स्रोतों का पता लगाया जाता है।
टू फाइंड द सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, वित्तीय स्रोतों का पता लगाया जाता है। कलेक्ट द फाइनेंस, वित्त को एकत्रित किया जाता है। टू कलेक्ट द फाइनेंस, वित्त को एकत्रित किया जाता है। एंड यूज ऑफ फाइनेंस, वित्त का उपयोग किया जाता है। एंड मेकिंग द पॉलिसी रिगार्डिंग फाइनेंस, तथा वित्त संबंधी समस्त नीतियों का निर्माण किया जाता है, निर्धारण किया जाता है। एंड मेकिंग द पॉलिसी रिगार्डिंग फाइनेंस, वित्त संबंधी समस्त नीतियों का निर्धारण किया जाता है। इस कॉल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग, जिसे वित्तीय नियोजन कहते हैं। ऑब्जेक्ट, उद्देश्य इसके। पॉइंट नंबर फर्स्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस, वित्त की उपलब्धता। अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस, वित्त की उपलब्धता। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वित्तीय प्रबंध का मुख्य उद्देश्य। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वित्तीय प्रबंध का मुख्य उद्देश्य टू अरेंज द रिक्वायर्ड फाइनेंस इन द बिजनेस। वित्तीय प्रबंध का मुख्य उद्देश्य व्यवसाय में आवश्यकता अनुसार वित्त की व्यवस्था करना है। अरेंज द फाइनेंस अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशन। जितनी जरूरत है खाली उतना व्यवस्था करना। सेकेंड, अरेंज फाइनेंस एट मिनिमम कॉस्ट, न्यूनतम लागत पर वित्त की व्यवस्था करना। अरेंज फाइनेंस एट मिनिमम कॉस्ट, न्यूनतम लागत पर वित्त की व्यवस्था करना। अरेंज फाइनेंस एट मिनिमम कॉस्ट, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वित्तीय प्रबंध का मुख्य उद्देश्य टू अरेंज द फाइनेंस एट मिनिमम कॉस्ट, न्यूनतम लागत पर वित्त की व्यवस्था करना होता है। There are various sources of arranging the finance. वित्त एकत्रित करने के कई सारे साधन होते हैं। There are various sources of arranging finance. वित्त एकत्रित करने के कई सारे साधन होते हैं। The main object of financial management, वित्तीय प्रबंध का मुख्य उद्देश्य या वित्तीय नियोजन का द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, वित्तीय नियोजन का मुख्य उद्देश्य टू अरेंज द फाइनेंस एट मिनिमम कॉस्ट, न्यूनतम लागत पर वित्त की व्यवस्था करना होता है। अगला पॉइंट, वित्त का अनुकूलतम उपयोग। वित्त का अनुकूलतम उपयोग, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन
optimum utilization of finance. The main object of financial planning, वित्तीय नियोजन का मुख्य उद्देश्य। The main object of financial planning is maximum utilization of financial resources, वित्तीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना होता है। The main object of financial planning is maximum utilization of financial resources, वित्तीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना होता है। अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन वित्त में समन्वय स्थापित करना होता है। कोऑर्डिनेशन बिटवीन द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस। अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन वित्त में समन्वय स्थापित करना होता है। कोऑर्डिनेशन बिटवीन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस। अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन वित्त में समन्वय स्थापित करना होता है। कोऑर्डिनेशन बिटवीन फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल, स्थायी पूंजी तथा कार्यशील पूंजी में संतुलन बनाए रखना होता है। टू कोऑर्डिनेशन, वही समन्वय स्थापित करना, संतुलन बनाए रखना होता है। कोऑर्डिनेशन बिटवीन फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल, स्थायी पूंजी तथा कार्यशील पूंजी में संतुलन बनाए रखना होता है। पूंजी संरचना लोचपूर्ण होनी चाहिए। कैपिटल फॉर्मेशन शुड बी फ्लेक्सिबल। कैपिटल फॉर्मेशन शुड बी फ्लेक्सिबल। पूंजी संरचना लोचपूर्ण होनी चाहिए। अगला, कंट्रोल ऑन द फाइनेंशियल एक्टिविटीज, वित्तीय क्रियाओं पर नियंत्रण। कंट्रोल ऑन फाइनेंशियल एक्टिविटीज, वित्तीय क्रियाओं पर नियंत्रण। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, वित्तीय नियोजन का मुख्य उद्देश्य इस कंट्रोल ऑन द फाइनेंशियल एक्टिविटीज, वित्तीय नियोजन का मुख्य उद्देश्य वित्तीय क्रियाओं पर नियंत्रण लगाना है। वित्तीय क्रियाओं पर नियंत्रण लगाना है। टू कंट्रोल ऑन द फाइनेंशियल एक्टिविटीज। इट इज पॉसिबल थ्रू मेकिंग पॉलिसी एंड वर्क प्लान्स, यह नीतियों तथा कार्य योजना से ही संभव हो सकता है। इट कैन बी पॉसिबल थ्रू मेकिंग पॉलिसी एंड वर्क प्लान। इट कैन बी पॉसिबल थ्रू मेकिंग पॉलिसी एंड वर्क प्लान। यह केवल नीतियों और कार्य योजना के माध्यम से ही संभव हो सकता है। ठीक है। प्रेजेंट एक्सपेंसेस कैन बी कंपेयर्ड विद द बजटेड एक्सपेंसेस। वर्तमान व्ययों को की बजट के व्ययों से तुलना करनी चाहिए। एंड फाइंड द कॉज ऑफ डिफरेंसेस, तथा अंतर के कारणों का पता लगाना चाहिए। फाइंड द कॉजेज ऑफ डिफरेंसेस एंड रिमूव इट, तथा उसे दूर करना चाहिए। एंड रिमूव इट, तथा उसे दूर करना चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न लिखिए।
व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल स्ट्रक्चर? पूंजी संरचना किसे कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल स्ट्रक्चर? एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग। इसे प्रभावित करने वाले तत्वों की व्याख्या कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल स्ट्रक्चर? एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग। पूंजी संरचना किसे कहते हैं? इसे प्रभावित करने वाले तत्वों की व्याख्या कीजिए। What do you mean by capital structure? Explain the factors affecting capital structure. पूंजी संरचना किसे कहते हैं? इसे प्रभावित करने वाले तत्वों की व्याख्या। लिखो। Various types of capital is required in the business. व्यवसाय में कई प्रकार की पूंजी की आवश्यकता होती है। व्यवसाय में कई प्रकार की पूंजी की आवश्यकता होती है। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड इन द बिजनेस। जस्ट लाइक, जैसे व्यवसाय में कई प्रकार की पूंजी की आवश्यकता होती है, जैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल अल्पकालीन पूंजी, मिड टर्म कैपिटल मध्यमकालीन पूंजी एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल दीर्घकालीन पूंजी। शॉर्ट टर्म कैपिटल अल्पकालीन पूंजी, मिड टर्म कैपिटल मध्यमकालीन पूंजी एंड शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल दीर्घकालीन पूंजी। एंड देयर आर वेरियस सोर्सेज ऑफ कलेक्टिंग कैपिटल इन द मार्केट। पूंजी एकत्रित करने के साधन भी कई साधन होते हैं। पूंजी एकत्रित करने के कई साधन होते हैं। देयर आर वेरियस सोर्सेज ऑफ कलेक्टिंग कैपिटल। जस्ट लाइक, जैसे बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स समता अंशों के माध्यम से, बाय इशूइंग प्रेफरेंशियल शेयर्स पूर्वाधिकार अंशों के माध्यम से, बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स प्रेफरेंशियल शेयर्स समता अंशों के माध्यम से, पूर्वाधिकार अंशों के माध्यम से, बाय इशूइंग डिबेंचर्स ऋण पत्रों के माध्यम से, बाय इशूइंग डिबेंचर्स ऋण पत्रों के माध्यम से, बाय टेकिंग लोन फ्रॉम द बैंक से ऋण लेकर, री इन्वेस्टमेंट ऑफ अर्निंग आय का पुनर्विनियोजन, री इन्वेस्टमेंट ऑफ अर्निंग आय का पुनर्विनियोजन एसेट्रा आदि। कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स पूंजी संरचना का आशय स्वामित्व कोष, कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ ओनर्स फंड। पूंजी संरचना का आशय स्वामित्व कोष तथा उधार लिए गए कोष का मिश्रण होता है। कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ ओनर्स फंड एंड borrowed funds and borrowed 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 funds। Capital structure is done for long term period।
पूंजी संरचना दीर्घकाल के लिए की जाती है। कैपिटल स्ट्रक्चर इज डन फॉर लॉन्ग टर्म पीरियड। पूंजी संरचना दीर्घकाल के लिए की जाती है। अब लिखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, पूंजी संरचना को प्रभावित करने वाले तत्व। फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, पूंजी संरचना को प्रभावित करने वाले तत्व। पॉइंट नंबर फर्स्ट, पोजीशन ऑफ कैश फ्लो, रोकड़ बहाव की स्थिति। पोजीशन ऑफ कैश फ्लो, बिफोर द इशूइंग डिबेंचर्स, ऋण पत्रों को निर्गमन करने के पूर्व। ऋण पत्रों को निर्गमित करने के पूर्व, बिफोर द इशूइंग डिबेंचर्स, मैनेजमेंट शुड बी, प्रबंधकों को चाहिए मैनेजमेंट शुड बी कंसिडर्ड फॉलोइंग्स, प्रबंधकों को निम्न पर ध्यान देना चाहिए। प्रबंधकों को निम्न पर ध्यान देना चाहिए। इसमें ए, मतलब कंपनी मेक पेमेंट इन कैश फॉर फॉलोइंग एक्सपेंसेस, कंपनी निम्न व्ययों का नगद भुगतान करती है। कंपनी मेक्स कैश पेमेंट फॉर फॉलोइंग एक्सपेंसेस, कंपनी निम्न व्ययों का नगद भुगतान करती है। जैसे ए, जर्नल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सामान्य संचालन व्यय। जनरल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सामान्य संचालन व्यय। सेकंड बी, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स कैपिटल, फिक्स एसेट्स, स्थायी संपत्तियों में विनियोग। सी, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज का भुगतान। नंबर डी, रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल, मूलधन का पुनर्भुगतान। एसेट्रा आदि। फाइनेंसेस अरेंज फॉर ऑल दीज थिंग्स, वित्त की व्यवस्था इन सब चीज़ों के लिए होनी चाहिए। फाइनेंसेस अरेंज फॉर ऑल दीज थिंग्स, वित्त की व्यवस्था इन सभी के लिए की जानी चाहिए। सेकेंड पॉइंट, इंटरेस्ट कवरेज रेशो, ब्याज आवरण अनुपात। इंटरेस्ट कवरेज रेशो, लिखो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो एरो लगाकर, ब्याज आवरण अनुपात निम्न सूत्र से ज्ञात किया जाता है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज फाइंड बाय फॉलोइंग फार्मूला। ICR, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज इक्वल टू ब्याज आवरण अनुपात बराबर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज इक्वल टू
इंटरेस्ट एंड अर्निंग बिफोर टैक्स, EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, कर के पूर्व, कर तथा ब्याज के पूर्व आय, EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, कर तथा ब्याज के पूर्व आय अपॉन इंटरेस्ट बटे में ब्याज, ब्याज तथा कर के पूर्व आय बटे ब्याज, EBIT अपॉन I। इट शुड बी मैक्सिमम, यह अधिकतम होना चाहिए। The ratio of interest coverage ratio. The interest coverage ratio is more. It show the sound financial position of the company. यदि ब्याज आवरण अनुपात अधिक होता है, if the interest coverage ratio is more, it show the sound financial position of the company. यदि ब्याज आवरण अनुपात अधिक होता है तो वह कंपनी की सुदृढ़ आर्थिक स्थिति का परिचायक होता है। अगला ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, निवेश पर आय, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, निवेश पर आय। कंपनी की निवेश पर आय की दर ऊंची है, इफ द ROI, return on investment, is higher, then तो कंपनी प्रति अंश आय बढ़ाने पर विचार कर सकती है। Then can company considered on increase in the EPS, earning per share, EPS earning per share। यदि रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा है, ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, विनियोग पर प्रत्यय की दर ज़्यादा है, तो कंपनी जो अंशधारियों को जो मिलता है, क्या मिलता है? लाभांश, प्रति व्यक्ति आय, EPS बढ़ाने का सोच सकती है, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करने का सोच सकती है ना। अगला कॉस्ट ऑफ डेब्ट, ऋण की लागत, कॉस्ट ऑफ DEBT, डेब्ट, ऋण की लागत। If company taken debt on minimum cost, यदि कंपनी नीची लागत पर, न्यूनतम लागत पर ऋण लेती है, then it's shown, तो वह ऊंची दर से ऋण विनियोजन क्षमता को प्रदर्शित करती है। तो वह ऊंची दर से, इट शोन
हायर रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट एबिलिटी, इट शोन हायर रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट एबिलिटी, वह ऊंची दर से विनियोजन क्षमता को प्रदर्शित करती है। If the rate of debt, interest rate of debt is lower, यदि ब्याज की दर कम है, then maximum fund can be arranged with the interest, तो अधिकतम कोष ब्याज से उपलब्ध कराना चाहिए। अगला पॉइंट, रेट ऑफ टैक्स, कर की दर। अपन इंटरेस्ट इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द टोटल रेवेन्यू, ब्याज कुल आगम में से घटाया जाता है। इंटरेस्ट इज डिडक्टेड फ्रॉम द टोटल रेवेन्यू, ब्याज कुल लागत में से घटाया जाता है। सो फॉर अतः ऋण की लागत, सो फॉर कॉस्ट ऑफ डेप्ट is affected by the cost of rate of tax. Cost of tax is affected by the rate of tax. अतः ऋण की लागत कर की दर से प्रभावित होती है। हायर रेट ऑफ टैक्स, कर की ऊंची दर। हायर रेट ऑफ टैक्स, कर की ऊंची दर ऋणों को अपेक्षाकृत सस्ती करती है। हायर रेट ऑफ टैक्स रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, ऋणों को अपेक्षाकृत सस्ता करती है। अगला है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, समता की लागत। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, बहुत सारे पॉइंट है यार बेटा। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, समता की लागत। ईच एंड एवरी शेयर होल्डर इज रिक्वायर्ड, प्रत्येक अंशधारी चाहता है कि each and every shareholder is required to maximize the profit, maximize the dividend. प्रत्येक अंशधारी अधिकतम लाभांश चाहता है। When the borrowing of companies increases, जब कंपनी की ऋण की मात्रा बढ़ती है। When the borrowing of companies increases, जब कंपनी की ऋण की मात्रा बढ़ती है, then risk of shareholder is also increases, तो अंशधारियों की जोखिम भी बढ़ जाती है। Then the risk of shareholders are increases, तो अंशधारियों की जोखिम भी बढ़ जाती है। इन दिस कंडीशन, ऐसी दशा में शेयर होल्डर एक्सेप्ट हायर रेट ऑफ
डिविडेंड। ऐसी दशा में अंशधारी अधिक लाभांश की अपेक्षा रखते हैं। In this condition, shareholders accept higher rate of dividend. ऐसी दशा में अंशधारी अधिक लाभांश की अपेक्षा रखते हैं। Company should taken borrowing under the limit. कंपनी को ऋण अपनी क्षमता के अनुसार ही लेना चाहिए। कंपनी शुड टेकन बोरोइंग अकॉर्डिंग टू देयर लिमिट। कंपनी को ऋण अपनी क्षमता के अनुसार लेना चाहिए। एक क्वेश्चन लिख लो अगला। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए आइडियल फाइनेंशियल प्लान। आदर्श वित्त योजना की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए आइडियल फाइनेंशियल प्लान। आदर्श वित्त योजना की विशेषताएं। एक अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होनी चाहिए? पॉइंट नंबर फर्स्ट, इकोनॉमिक मितव्ययिता। इकोनॉमिक बेटा फाइनेंशियल प्लानिंग शुड बी इकोनॉमिक। वित्तीय योजना मितव्ययी होनी चाहिए। फाइनेंशियल प्लानिंग शुड बी इकोनॉमिक। वित्तीय योजना मितव्ययी होनी चाहिए। इट मीन्स अर्थात इट शुड बी लेस एक्सपेंसिव या कम खर्चीली होनी चाहिए। इट शुड बी लेस एक्सपेंसिव या कम खर्चीली होनी चाहिए। नंबर सेकेंड, सिंप्लिसिटी। दूसरा, सरलता। सिंप्लिसिटी, सरलता। फाइनेंशियल प्लानिंग शुड बी वेरी सिंपल। वित्तीय योजना अत्यंत सरल होनी चाहिए। ऑल द थिंग्स शुड बी वेरी क्लियर। इसमें प्रत्येक बात सुस्पष्ट होना चाहिए। ऑल द थिंग्स शुड बी वेरी क्लियर इन फाइनेंशियल प्लानिंग। वित्तीय नियोजन में सभी बातें पूर्ण रूप से स्पष्ट होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव, उद्देश्यों के अनुरूप या उद्देश्यों के अनुसार। द फाइनेंशियल प्लानिंग, वित्तीय योजना संस्था के उद्देश्यों के अनुसार होनी चाहिए। फाइनेंशियल प्लानिंग शुड बी अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल प्लानिंग शुड बी अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंस्टीट्यूशन। वित्तीय योजना संस्था के उद्देश्यों के अनुसार होनी चाहिए। फोरकास्टिंग, दूरदर्शिता। दूरदर्शिता, forecasting. Financial planning should be done for long term period. वित्तीय योजना दीर्घकाल के लिए बनाई जानी चाहिए। Financial planning should be done for long term period, not for short term period. वित्तीय योजना दीर्घकाल के लिए बनानी जानी चाहिए, ना कि अल्पकाल के लिए। ठीक है।
अगला पॉइंट, पूंजी का अनुकूलतम उपयोग, ऑप्टिमम यूज ऑफ कैपिटल। पूंजी का अनुकूलतम उपयोग, ऑप्टिमम यूज ऑफ कैपिटल। पूंजी का अनुकूलतम उपयोग, ऑप्टिमम यूज ऑफ कैपिटल। संस्था में उचित पूंजी की व्यवस्था होनी चाहिए। रीजनेबल कैपिटल शुड बी अरेंज इन द इंस्टीट्यूशन। ऑप्टिमम कैपिटल लिख सकते हैं, ऑप्टिमम कैपिटल शुड बी अरेंज इन द बिजनेस। संस्था में या व्यवसाय में आदर्श पूंजी होनी चाहिए, उचित जितनी रिक्वायरमेंट है, रिक्वायर्ड कैपिटल है ना। एंड फुली यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल शुड बी डन इन द बिजनेस। व्यवसाय में उपलब्ध पूंजी का पूर्ण उपयोग होना चाहिए। हु इंक्रीजेस द प्रॉफिट, जिससे लाभ में वृद्धि होती है। हु इंक्रीजेस द प्रॉफिट, जिससे लाभ में वृद्धि होती है। अगला पॉइंट लिखो, फ्लेक्सिबिलिटी, लोच। लोच, फाइनेंशियल प्लानिंग शुड बी फ्लेक्सिबल। वित्तीय योजना लोचपूर्ण होनी चाहिए। इट मीन्स अर्थात इजी टू चेंज अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट, अर्थात आवश्यकता अनुसार आसानी से परिवर्तित किया जा सके। इजी टू चेंज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, अर्थात आसानी से आवश्यकता अनुसार परिवर्तित किया जा सके। कंप्लेंट्स ऑफ गवर्नमेंट रूल्स, सरकारी नियमों का परिपालन, या फॉलो द गवर्नमेंट रूल्स लिख सकते हैं। फॉलो द गवर्नमेंट रूल्स, सरकारी नियमों का पालन। बेटा, गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशन शुड बी फॉलोड एट द टाइम ऑफ मेकिंग द फाइनेंशियल प्लानिंग। वित्तीय योजना बनाते समय शासकीय नियमों का परिपालन करना चाहिए। फॉलोइंग मतलब गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशन शुड बी फॉलोड एट द टाइम ऑफ मेकिंग द फाइनेंशियल प्लान। वित्तीय योजना बनाते समय शासकीय नियमों का परिपालन करना चाहिए। ये आपको बता दिया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, अंतिम प्रश्न है इसका, ओवर कैपिटलाइजेशन एंड अंडर कैपिटलाइजेशन बोथ आर हार्मफुल फॉर द बिजनेस। अति पूंजीकरण तथा अल्प पूंजीकरण दोनों ही व्यवसाय के लिए हानिकारक होते हैं। समझाइए। या कभी पूछ ले आपसे कि व्हाट डू यू मीन बाय ओवर कैपिटलाइजेशन एंड अंडर कैपिटलाइजेशन, अति पूंजीकरण तथा अल्प पूंजीकरण किसे कहते हैं? लिखिए, ओवर कैपिटलाइजेशन, अति पूंजीकरण, एरो लगा के लिखिए। जब किसी व्यवसाय में आवश्यकता से अधिक पूंजी लगा दी जाती है, व्हेन more capital is invested than their requirement of the business. When more capital, जब किसी व्यवसाय में आवश्यकता से अधिक पूंजी लगा दी जाती है तो उसे अति पूंजीकरण कहते हैं। When more capital is invested in the business according to their requirement is called over capitalization. जब व्यवसाय में आवश्यकता से ज़्यादा पूंजी लगा दी जाती है तो उसे अति पूंजीकरण कहते हैं। जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा। ओवर कैपिटलाइजेशन रिड्यूस द रेट ऑफ प्रॉफिट। अति पूंजीकरण लाभ की दर को कम करती है।
ओवर कैपिटलाइजेशन इज रिड्यूस द रेट ऑफ प्रॉफिट, अति पूंजीकरण लाभ की दर को कम करती है। सो फॉर इट इज़ हार्मफुल फॉर द बिजनेस, अतः यह व्यवसाय के लिए हानिकारक होती है। अब अगला लिखिए, ओवर कैपिटलाइजेशन के बाद अंडर कैपिटलाइजेशन, अल्प पूंजीकरण। अंडर कैपिटलाइजेशन किसको बोलते हैं? व्हेन, जब किसी व्यवसाय में आवश्यकता से कम पूंजी विनियोजित की जाती है। व्हेन लेस कैपिटल इज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट, यदि किसी व्यवसाय में आवश्यकता से कम पूंजी लगाई जाती है तो उसे अल्प पूंजीकरण कहते हैं। When less capital is invested in the business according to their requirement is called undercapitalization. तो उसे अल्प पूंजीकरण कहते हैं। अंडर कैपिटलाइजेशन रिड्यूस द सेल, अल्प पूंजीकरण से बिक्री में कमी होती है। अंडर कैपिटलाइजेशन रिड्यूस द सेल, अल्प पूंजीकरण से बिक्री में कमी होती है। हु रिड्यूस द रेट ऑफ प्रॉफिट, जिससे कि लाभ की मात्रा में भी, हु द रिड्यूस द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, हु रिड्यूस द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, जिससे लाभ की मात्रा में भी कमी होती है। सो फॉर, अतः अंडर कैपिटलाइजेशन इज हार्मफुल फॉर द बिजनेस, अतः अल्प पूंजीकरण भी व्यवसाय के लिए हानिकारक होती है। पैराग्राफ चेंज करके लिख दो। फ्रॉम द अबव स्टेटमेंट वी कैन से दैट ओवर कैपिटलाइजेशन एंड अंडर कैपिटलाइजेशन बोथ आर हार्मफुल फॉर द बिजनेस। उपरोक्त कथन के आधार पर हम कह सकते हैं कि अति पूंजीकरण तथा अल्प पूंजीकरण दोनों ही व्यवसाय के लिए हानिकारक होती है। सफिशिएंट कैपिटल इज रिक्वायर्ड इन द बिजनेस, व्यवसाय में पर्याप्त पूंजी की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चैप्टर भी समाप्त होता है। एक क्वेश्चन बाकी है इसका, वर्किंग कैपिटल, वो हम कल कराते हुए अगले चैप्टर की ओर चलेंगे। बेटा जो बड़े बड़े चैप्टर्स हैं वो लगभग ख़त्म हो गए, ये मान लीजिए। अब कल जो शुरू होगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बाद है कंट्रोलिंग, नियंत्रण, है ना, वो छोटा चैप्टर है। अब आगे जितने भी चैप्टर्स हैं, शुरुआत में जाके लास्ट में जाकर एक दो बड़े चैप्टर आएंगे, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वाले, प्रबंध के सिद्धांत, बाकी सब सरल छोटे छोटे चैप्टर से कर लेंगे, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा आपको डेली नोट्स बनाने हैं और डेली रीड करना है। लॉकडाउन का पूरा फ़ायदा उठाएं, नोट्स बनाएं और रोज़ याद करें, है ना, तभी आपका उद्धार है, बेड़ा पार है। उम्मीद है एग्ज़ाम्स तो होना ही है डेफिनेटली, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम है, 10th और 12th, अपने 12th की एग्ज़ाम के बिना तो इनका कुछ हो नहीं सकता है, क्योंकि आगे जितने भी कोर्सेज करते हैं उसमें 12th का रिज़ल्ट सबसे इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए 12th का तो एग्ज़ाम होगा ही होगा। आपको ये मान के चलना और स्टडी उस हिसाब से ही करनी है। ठीक, आज का क्लास हम यहीं समाप्त कर देते हैं, कल फिर मुखातिब होंगे आपके सामने, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए।